ईरान ने अमेरिका को भी डरा दिया है। कैसे डराया, किस तरह डराया, ये हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और अमेरिका ने पाकिस्तान से बाकायदा मदद मांग ली है, किस तरह मदद मांगी है और पाकिस्तान किस तरह अमेरिका की और ईरान की मदद कर सकता है, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और चीन ने ईरान को हथियार दे दिए, बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। क्या वाकई चीन से हथियार ईरान पहुँच गए और अगर पहुँच गए तो उसका क्या नतीजा निकलेगा, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ अमेरिका ने अपने एयर बेसिस खाली करना शुरू कर दिया। आखिर क्या खौफ है जिसकी वजह से ये खाली किए जा रहे हैं, ये भी आपको इसी व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और इंडिया में चिता को आग लगी, कैसे लगी, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि अच्छी बात सबका जारी होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया। आप इस लिंक पर क्लिक करके अब हमारे कॉलम सुन भी सकते हैं। और साथ ही हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप कम्युनिटी क्रिएट की है। अगर आपको ताज़ा तरीन खबरें चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को टच करें ताकि आपको खबरें मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल भाई जावेद चौधरी में। नाजरीन, ईरान ने अपना हैरान करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है और पूरी दुनिया परेशान है कि इसके पास क्या कुछ मौजूद है। मुख्तलिफ एनालिस्ट इसके ऊपर मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास भी आई, हमने कहा आपके साथ शेयर भी करते हैं और कुछ उसमें डिटेल भी बताते हैं कि किस हद तक ये रिपोर्ट्स ठीक हो सकती हैं या ऐसा भी है कि इसमें कोई शुबे की गुंजाइश बाकी हो। तो प्रवीण सहाने साहब को मैं सुन रहा था, जो इंडियन एनालिस्ट है, जब पाक भारत जंग हो रही थी तो उस वक्त इन्होंने जितने तजिए किए थे वो तकरीबन ठीक थे और जितनी बातें वो अपनी फौज को या अपनी हुकूमत को समझाना चाह रहे थे जो वो बिल्कुल नहीं समझ रहे थे, वो सब बातें बाद में ठीक साबित हुई और उन्होंने कहा पाकिस्तान बहुत ताकतवर बोल के ऐसे पंगा ना लो। अब उन्हीं ने कुछ बातें की हैं ईरान के बारे में। उन्होंने कहा जी कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल हैं ईरान के पास और ये टोटल पूरी दुनिया में सिर्फ 3 मुल्कों के पास हैं। वो कौन कौन से ममालिक हैं जी? एक चीन है, एक रशिया है और एक ईरान है। इसके अलावा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल नहीं है। ये बहुत ही हाई अल्टीट्यूड पे फ्लाई करते हैं और इन्हें तबाह करना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है, ये बहुत ही मुश्किल होता है। उसके बाद उन्होंने एक और बहुत बड़ा दावा किया जिसका जावेद चौधरी साहब ने आपको हेडलाइंस में बताया और ये बहुत बड़ी खबर है और यहीं से स्टोरी को आगे लेके जाएंगे कि उन्होंने कहा है कि चाइना ने फौजी मदद कर दी है जी ईरान की। तो हम जानते हैं ये फौजी मदद कैसे की गई है और इसका क्या चाइना को भी कोई खमियाजा भुगतना पड़ सकता है या फिर तबाही होने वाली है इसराइल की मजीद। अब ये क्योंकि प्रवीण सुहाने का ये इंकशाफ है और बड़ी हद तक बात दुरुस्त भी है। पहली बात तो ये है कि जैसे आपने कहा कि प्रवीण की बातें जो हैं वो पाकिस्तान और इंडिया की जंग के दरमियान तो बिल्कुल सच साबित हुई। और शायद ये जान के आपको बड़ी हैरत होगी कि पाकिस्तान ने जो किल चेन बनाई थी इसका सबसे पहले इजहार जो था वो प्रवीण सुहाने ने किया था। अच्छा। और उन्होंने कहा था जी कि पाकिस्तान ने एक किल चेन बनाई है जिसकी वजह से इंडिया को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। बाद में जब हमने तहकीकात की तो बाकी पता चला कि पाकिस्तान ने पूरी एक चेन क्रिएट की जिसको किल चेन का नाम पाकिस्तान ने दिया और इस हद तक उसके पास इंफॉर्मेशन सॉलिड थी। और वो किल चेन इस तरह है कि सिर्फ जहाज नहीं है बल्कि उसके पीछे बहुत सारे मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म के अंदर आप मसलन आप ये देख ले कि हैकिंग है, फिर उसके अंदर साइबर अटैक्स हैं, फिर उसके अंदर जैमिंग है, फिर उसके अंदर जहाज हैं, फिर उसके अंदर सैटेलाइट कम्युनिकेशन है। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मिल मिला के किल चेन बना दी थी एयरफोर्स ने और उससे फिर अटैक हुआ इंडिया पे। और ये जो सब कुछ जो पाकिस्तान ने क्रिएट किया था, एयरफोर्स ने क्रिएट किया था, आप इसका कमाल देखें कि उन्होंने अपने सीने के साथ लगा के रखा था। दुनिया में किसी को पता नहीं था कि पाकिस्तान ने किस हद तक तरक्की की और कितना पाकिस्तान की एयरफोर्स आगे चले गई है। और इतना सो फार सो कि उन्होंने एयरफोर्स के अंदर भी लोगों को पता नहीं लगने दिया था। मुख्तलिफ सेगमेंट से हर सेगमेंट मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहा था। किसी को किसी के साथ कोई लिंक नहीं था, किसी को किसी के साथ कोई इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं थी। और बल्कि अगर एक लड़का कोई हैकिंग का काम कर रहा है या साइबर अटैक कर रहा है या फिर वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को देख रहा है तो उसको ये नहीं पता कि उसका जो हमसाया लड़का है वो क्या कर रहा है। इस हद तक इन्होंने कमाल किया। और फिर जब 7 मई का दिन आया, फिर उसके बाद 10 मई का दिन आया, तो फिर पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को बताया कि जनाब हम एवं नहीं है कि आप हमारे ऊपर चढ़ दौड़ें। और पाकिस्तान ने फिर उसके बाद कमाल किया। इस सारे प्रोसेस का नाम पाकिस्तान ने किल चेन रखा हुआ था और ये जो किल चेन है यही कमाल है इसका। और इसका सारे का सारा जो सहरा है वो जो पाक फ़ज़ाइया के चीफ हैं उनके साथ जाता है, उनका ये कमाल है। बड़ा हाँ जी, एयर मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू साहब। और मैं बड़े मज़ेदार आपको बात बताता हूँ कि इनके जो वालिद थे ना, हाफिज़ साहब थे, उनको हाफिज़ सिद्धों वाला कहते थे और वो हकीम थे और बेइंतहा नेक आदमी। यानी मेरा जो बचपन है मैट्रिक तक वो हाफिज़ साहब के साथ मैं रेगुलर उनके पास जाता था। मैंने इतना ईमानदार, शानदार और परहेजगार आदमी आप यकीन करें कि ज़िंदगी में नहीं। इनके वाले सबको जानते? मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह। लाला मूसा के अंदर उनका एक क्लिनिक था और मतलब था और औरतें और मर्द और बच्चे वहाँ पर जाते थे उनसे इलाज करवाने के लिए। हाफिज़ साहब हर वक्त कुरान मजीद पढ़ते रहते थे, हर वक्त। और जितनी देर भी वो मरीज़ों को देखते थे नबाज से नबज़ से चेक करके मर्ज़ का अंदाज़ा लगा लेते थे, बल्कि शक्ल देख के बंदे की। और वो आम सिंपल सी रेमेडी देते थे कि इसको ये दे दें, इसको ये दे दें, इसका कावा बना के पिला दें और वो शफा थी उनके हाथ में।
इसमें कोई शक नहीं। इंतहा दर्जे के परहेजगार, इंतहा दर्जे के ईमानदार, और उनके साथ ऐसा ही हमारा बचपन गुजरा है वहीं पे। मेरे वाले साहब के साथ उनके बड़े अच्छे रिलेशंस थे और वो आबिद साहब का बड़ा एहतराम करते थे, आबिद साहब उनकी बड़ी इज्जत करते थे। और उस वक्त जो उनके दोनों बेटे हैं उनके साथ तो मेरी कोई कभी मुलाकात ही नहीं हुई थी, मैं ऑनेस्टली कहूँ, ना ज़हीर साहब के साथ हुई, ना उनके जो दूसरे भाई हैं उनके साथ, वो अब MNA है वहाँ से। तो पिछले दिनों उनका फ़ोन आया तो उनके भाई का बस इतना ही कम्युनिकेशन है, बाकी वो मेरे वाले साहब का इंतकाल हुआ तो वो तशरीफ़ लाए थे फातिहा के लिए। अच्छा। लेकिन जो हाफिज़ साहब थे ना उनके साथ मेरा एक रिलेशन था, इसमें कोई शक नहीं, और मैं हाफिज़ साहब के पास पैसे चला जाता था और उनके साथ गप लगाता, तो बड़ी दुआएं मुझे वो देते थे हाफिज़ साहब। अच्छा। और अगर मेरी ज़िंदगी में कोई कामयाबी है तो मुझे लगता है कि उसके अंदर उनका कंट्रीब्यूशन भी है, क्योंकि इतना नेक आदमी मैंने ज़िंदगी में देखा। तहज्जुद का लफ्ज़ मैंने हाफिज़ साहब के मुँह से सुना था, हमें तो पता भी नहीं था, हम तो बिल्कुल ऐसे लफंटर से थे। तो उन्होंने बताया था कि तहज्जुद गुजार हैं और तहज्जुद की नमाज़ कैसे होती है। तो मैंने हाफिज़ साहब से पूछता था कि हाफिज़ साहब 5 नमाज़ें, छठी कौन सी पढ़ते हैं आप? तो आपने कुछ ज़्यादा नहीं करती सारे। तो बचपन होते थे, बचपन के ऐसे ही होते थे ख्यालात। तो हाफिज़ साहब ये कहते थे कि बेटा ये एक नमाज है, फ़र्ज़ है, ठीक है, और एक नमाज है जो एहसान है। तो मैं कहते जी एहसान क्या है? वो कहते हैं जी कि ये अल्लाह ताला ने कोई ख़ास करम मुसलमानों के ऊपर किया है, ये एहसान है, बाकी फ़र्ज़ है। तो ये जो एहसान है ना, इससे बंदे को बाहर नहीं निकलना चाहिए कभी भी। ये तो अल्लाह ताला ने ख़ास हम पे मेहरबानी की है, ये उसका एहसान है। तो ये बड़ी मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात है, मेरे आज भी जहन के अंदर है वो तहज्जुद और एहसान। और ये दूसरा ये है कि वो हाफिज़ साहब बड़े ही हलीमुल तवा और बड़े नफीस आदमी, मैं ऑनेस्टली ये कहता हूँ। तो बस ये उनकी दुआएं, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, ये जो ज़हीर बाबर साहब है ना, इनको अपने वालिद की दुआएं, और ये उसका सदका है उनकी जो आजिज़ी का और उनकी जो इबादत गुजारी का, कि अल्लाह ताला ने इनको इतनी इज़्ज़त दी है। अगर उनके वालिद अगर शायद इतने ईमानदार और इतने शानदार ना होते तो शायद इन तक वो असर ना पहुँचते। तो ये उसका असर है जो है। तो बहरहाल किल चेन की तरफ आते हैं, तो पाकिस्तान ने जो कमाल किया ना वो ये किया कि उसने हर राज अपने सीने के साथ लगा के रखा। बस ये राज 7 मई को निकला और उसके बाद 10 मई को निकला। और परवीन सहाने जो था ना वो बड़ा ट्रूली वो पेंट करता रहा, और मैं उसके रेगुलर वीलॉग सुनता रहा पूरी जंग के दरमियान, और बड़ा ही उसने ठीक और दबंग तरीके से बोला है ना, कमज़ोर आदमी ने। अब उसने जो इन्फॉर्मेशन दी है, मेरा दिल समझता है कि कहीं ना कहीं ये बात दुरुस्त हो सकती है, क्योंकि उन्होंने बताया कि 3 जहाज़ जो हैं वो चाइना से उड़े हैं और बाद में उन्होंने रेडार बंद करके और बाकी सिस्टम्स बंद करके फिर वो ईरान के अंदर लैंड किया उन्होंने। ठीक है। और अब अगर इतने सीक्रेटली कोई जहाज़ चलते हैं चाइना के अंदर से और फिर वो ईरान के अंदर लैंड करते हैं, तो डेफिनेटली इसका मतलब ये हुआ कि चाइना ने फिर ईरान की मदद करनी शुरू कर दी। कार्गो प्लेन्स हैं, कार्गो प्लेन्स है, बिल्कुल बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, क्योंकि दूसरे आम नॉर्मल जहाज़ नहीं है। तो कार्गो के अंदर ज़ाहिर क्या चीज़ जा सकती है ये। तो मुझे लगता है कि जो मिसिंग लिंक्स थे ईरान के, वो ईरान को सपोर्ट मिलनी शुरू हो गई है चाइना से। और दूसरा, इससे पहले आप देख लें कि जो रशियन प्रेसिडेंट है उनके चाइनीज़ प्रेसिडेंट के साथ टेलीफोनिक बात हुई, तो वो एक नेक्सिस क्रिएट हो रहा है या एक ट्रायंगल क्रिएट हो रही है रशिया की और साथ साथ ईरान की और साथ चाइना की। तो अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो आने वाले दिनों में खासे मसाइल पैदा हो जाएंगे, क्योंकि ईरान को बस एक पुश चाहिए थी, और पुश अगर उसे ग्लोबल पावर से मिल रही है तो फिर आप ये समझ लें कि मामला इतना सादा नहीं रहेगा, फिर आगे बढ़ेगा। एक और भी बात की है, इन्होंने कहा जी कि जंग अगर तवील होती है तो उसका फायदा सिर्फ ईरान को होगा, क्योंकि तवील जंगें लड़ने का एक्सपीरियंस सिर्फ ईरान को है। इजराइल के पास इतना दमखम नहीं है कि वो लंबी जंग लड़ सके। देखो, इसके अंदर ना, इस जंग के अंदर एक और एलिमेंट भी है जिसको आप माइनस नहीं कर सकते, वो ये है कि अमेरिका ईरान से बहुत दूर है, कोई ज़मीनी सरहद उसके साथ नहीं मिलती, और इसराइल जो है वो भी ईरान से बहुत दूर है, कोई ज़मीनी सरहद नहीं मिलती। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं, बम्बार्टमेंट करके ईरान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन जब तक आप ग्राउंड फोर्सेस को लेकर नहीं आते आप किसी मुल्क के ऊपर कब्जा नहीं कर सकते। ना इसराइल कर सकता है, ना ही अमेरिका कर सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि या आप अफगानिस्तान हो, या फिर आप टर्की हो, या फिर आप पाकिस्तान हो, या फिर आप UAE हो, जो बिल्कुल, या फिर आप इराक हो, जो बिल्कुल साथ मिलते हो ईरान के, और फिर आप अपने ग्राउंड ट्रूप्स लेके वहाँ पर जाकर कब्जा कर सकते हैं। जैसे कि अफगानिस्तान के अंदर हुआ, बम्बिंग जो थी अमेरिका ने की फ़िज़ा से और ड्रोन्स मारे, ये बारिश, सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन उसके बाद जब उसे दाखिल होना पड़ा तो उसे ज़मीनी फिर जो रास्ते थे उसको अडॉप्ट करना पड़ा। पाकिस्तान का रास्ता इस्तेमाल हुआ, उज़्बेकिस्तान का रास्ता इस्तेमाल हुआ, टर्की का रास्ता भी इस्तेमाल हुआ, तो सब तरफों से जाके फिर वो अफगानिस्तान के अंदर जाके काबिज हुए। तो आपको फिर ग्राउंड से ट्रुप जो होंगे ना वो आपको लेके जाने पड़ेंगे। और ये जो बात है ना कि पाकिस्तान को मदद कर रहा है अमेरिका की, पाकिस्तान ही मदद करेगा, पहले ये ज़हन में रखें। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ऐसी कोई गलती करेगा। दूसरा, सिर्फ पाकिस्तान से ट्रुप्स नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान से ट्रुप जाएँ और जाके वो ईरान के ऊपर काबिज हो जाएँ, क्योंकि एक साइड से अगर करेंगे तो उस साइड से फिर ईरान भी मारेगा, तो आप तो एक्सपोज हो गए ना। ये तो ऐसे ही है कि हर तरफ से फिर उनके ट्रुप्स उतर रहे हो, हर तरफ से उनके ट्रुप्स उनके ईरान के अंदर दाखिल हो रहे हैं, तो सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर रलाए जो है वो मुश्किल है अमेरिका के लिए भी। ठीक है। तो बहरहाल ये अगर चाइना की तरफ से अगर मदद आनी शुरू होगी है उसको, ईरान को, तो ये बड़ी खबर है। और अब अगर रशिया की तरफ से भी आ जाती है तो फिर अमेरिका के लिए मुमकिन नहीं रहेगा कि वो ईरान के ऊपर इस तरह हमला कर सके। और यहाँ पे एक और बड़ी चीज़ है जिसका अंदेशा अमेरिका को भी है कि अगर वो बंकर
बस्टर मारते हैं और इसके बावजूद फर्दों की जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है वो तबाह नहीं होती, तो अमेरिका कहाँ स्टैंड करेगा? अमेरिका की टेक्नोलॉजी फेल हो जाएगी। अच्छा साहब, इस रिपोर्ट में एक और चीज़ उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बताई है। उन्होंने कहा जो रशिया है, रशिया ने जो उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे जो काम कर रहे थे ईरान के अंदर, उन्हें अभी तक वापस नहीं बुलाया। वो अभी तक फर्दों में भी मौजूद मुख्तलिफ साइट्स हैं। और अगर रशिया ने इनकी सपोर्ट करनी शुरू कर दी, साहब अगर किसी अटैक में कोई रशियन वो कहते हैं कि उसकी डेथ होगी ना साइंटिस्ट की, तो फिर रशिया सीधा पड़ेगा गले जाके अमेरिका के। तो उसने अभी तक अपने साइंटिस्ट नहीं निकाले, रशिया इनडायरेक्टली साथ खड़ा हुआ है। हाँ, वो लगता भी है। और अगर ये फर्दों की साइट्स जो है तबाह हो जाती है ना, तो फिर ज़ाहिर है ईरान ने ऐलान किया हुआ है कि जनाब फिर हम हर सूरत एटम बम बनाएंगे। अब अगर वो चाइना की मदद ले लेता है या रशिया की मदद ले लेता है, और इस वक्त सारे अमेरिका, रशिया और चाइना दोनों के खिलाफ है, तो फिर तो ये न्यूक्लियर प्लांट बने ही बने, फिर ये बम बने ही बने। तो फिर आप अगर ये बम बन गया और एटमी पावर बन गया ईरान, तो फिर आप कैसे कंट्रोल करेंगे इसको? ठीक है। चले अब चलते हैं जो साहब अपनी अगली स्टोरी की तरफ। नेक्स्ट स्टोरी भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका की जो पोजीशन है वो बड़ी डूबियस सी है इस वक्त, लेकिन जब से जनरल आसिम मुनीर ने वहाँ का दौरा किया है, उस दौरे के बाद से लेके, बल्कि अभी ये दौरा जारी ही है, तो जो अमेरिका है वो थोड़ा सा पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। आज मार्को रूबियो ने टेलीफोन किया जी, बल्कि ये कल की बात है, फोन किया हमारे वजीर आजम को, और वजीर आजम को जो उन्होंने बात की उसका एक क्रक्स है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। उसके बाद चौधरी साहब इस चीज़ के ऊपर कंप्लीट अपना एक व्यू देंगे कि इन्हें क्या लगता है कि ये कहानी असल में कहाँ जा रही है, ये है क्या। वो अमरीकी वजीर खारजा पाकिस्तान के खित्ते में अमन के लिए कोशिशों को सराहा है। उन्होंने पाकिस्तान ईरान के साथ अपने करीबी ताल्लुकात के जरिए खित्ते में क़याम अमन का किरदार अदा करता रहे, और अमेरिका इलाकाई और आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान से करीबी ताउन जारी रखेगा। जो सब आपको क्या लगता है मार्को रूबियो? अब देखो, ये बेसिकली वजह ये है कि अभी जब जनरल आसिम मुनीर साहब वहाँ पे गए और उनकी मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो मेरा ख्याल ये है कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा होगा कि आप जी जो हमारी प्रॉपर गवर्नमेंट है उससे रब्ता करें। और मैं ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि हमारा प्राइम मिनिस्टर है, हमारे पाकिस्तान में जमहूरियत है जैसी भी है, लेकिन है, और वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, तो आपको चाहिए कि आप प्रॉपर चैनल से उनके साथ रब्ता करें, थ्रू प्रॉपर चैनल। तो ये थ्रू प्रॉपर चैनल है जिसके जरिए मार्को रूबियो ने वज़ीर आज़म के साथ बात की है, और वही बात है जो जनरल आसिम मुनीर के साथ हुई। तो ये चीज़ साबित हो गई कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान अपना एक किरदार अदा करे, और उस किरदार के तहत उस साइड से वो इसराइल को टेबल पे लेके आए और पाकिस्तान ईरान को टेबल पे लेके आए ताकि मामला सेटल हो। तो अब मुझे लगता है अगर मार्को रूबियो का फोन आया ना, तो प्राइम मिनिस्टर जो है अनकरीब आपको फिर ईरान जाते हुए नजर आएंगे, बिल्कुल अनकरीब। मतलब पाकिस्तान को उन्होंने क्या दिया है कि आप अपना किरदार अदा करें, और बाकी जो है ना फौजी लेवल पे वो तो अपनी बातें चल ही रही होंगी पाकिस्तान ईरान के दरमियान और उसका अमेरिका के दरमियान। वो जो एस्टैब्लिशमेंट्स होती है ना, वो मामला को सेटल करती है, याद रखिए। उसके बाद एक साइनिंग अथॉरिटी होती है, और वो साइनिंग अथॉरिटी जब सामने आती है तो फिर साइन हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये मामला बहुत लेवल तक हल हो चुका होगा। अब प्राइम मिनिस्टर साहब जाके फार्मली उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और फार्मली उनकी गवर्नमेंट इसको तस्लीम करेगी, तो ये मामला मुझे निपटता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, चले अब चलते हैं जी अगली स्टोरी की तरफ। अमेरिका जी ऐसे लग रहा है कि जैसे थोड़ा खौफजदा हो गया। ये एक व्यू है, इसका दूसरा व्यू है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन ये आप समझें कि जो आप इस चैप्टर में आपको बताने जा रहे हैं ये अभी तक की सूरत हाल है। ये जंग में अभी तक किसका कितना नुकसान हो चुका है, कौन कहां स्टैंड कर रहा है, अमेरिका कहां स्टैंड कर रहा है, ये डिटेल से स्टोरी आपको बताते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि अमेरिका थोड़ा सा खाइफ हो चुका है। अच्छा, अब दो चीज़ें हैं। एक देखो, जो पहला तज्जिया है ना वो ये है कि शायद मामला सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और जब क्यास होता है तो कोई चीज़ भी हम हतमी तौर पर नहीं कह सकते कि ये हो रहा है, ठीक है। अब एक दूसरा एंगल भी है, उस दूसरे एंगल के ऊपर भी बात करनी है, और ये चीज़ साबित करेगा, वक्त साबित करेगा कि हम हो सकता है हमारा पहला एंगल ठीक हो या फिर ये दूसरा एंगल ठीक हो, ठीक है। क्योंकि अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि देखिए जी, आपका एक पहले ऊपर तजिया और था, नीचे तजिया और था। भाई दो अलग अलग गेम चल रही हैं, दोनों अलग अलग गेम्स के बारे में अलग अलग ही तबसरा किया जा सकता है। अब इस तरह है कि जो यूएई और इस सारे एरिया के अंदर जो एयर बेसिस है अमेरिका के, वहाँ अमेरिका ने उनको खाली करना शुरू कर दिया हुआ है। अल अदीद उनका एयर बेस है, उसको उन्होंने खाली कर दिया। ये 1996 में बना था। 10,000 फौज अमेरिका की वहाँ पे तैनात है कतर के अंदर ना। ये सारा वो रीजन है, ये उसी रीजन के अंदर ना, ये अरेबियन सी है, फिर इसी के अंदर ईरानियन सी है, और यहीं पे सारे करीब करीब में मुल्क हैं। तो अल अदीद एयर बेस जो है ना कतर के अंदर है, ये बात आपने दुरुस्त फरमाई। और यहाँ पे 1996 में 10,000 फौज अमेरिका ने तैनात की थी, जिसका बिल जो है वो कतर दे रहा है अच्छा अमेरिका को। हाँ जी। और सेंटकॉम का जो फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है वो भी यहाँ पे। अब सेंटकॉम आपको पता होगा कि अमेरिका ने अपने जो मुख्तलिफ रीजन्स हैं अपनी फौज के अंदर तकसीम किए हुए हैं, और वहाँ जो 4 स्टार जनरल्स हैं, आपको पता है कितने 4 स्टार जनरल्स हैं वैसे अमेरिका के अंदर? नहीं, मुझे नहीं। 40 4 स्टार जनरल्स हैं अमेरिका के अंदर। हाँ जी, ये बड़ी फौज है, ऐसा नहीं है। और उसे मुख्तलिफ रीजन्स में तकसीम किया हुआ है। ये जो रीजन है ना, ये शुरू होता है मिस्र से लेके पाकिस्तान का जो रीजन है ना, उसको कहते हैं सेंटकॉम। ओके। तो सेंटकॉम का मतलब ये है कि इसका एक अलग 4 स्टार जनरल है, ठीक है। और ये जनरल जो है ना, वो देखता है कितना इलाका इजिप्ट से मिस्र से लेकर पाकिस्तान तक का इलाका जो है वो उसके कंट्रोल में है, वो इसका फैसला करता है। और यहाँ पे जितनी फौज तैनात हैं वो सेंटकॉम के अंडर आती हैं और उनके जनरल के अंडर आती है, और वो 4 स्टार जनरल है। 40 4 स्टार जनरल है इस वक्त। मेरा ख्याल है टोटल प्रोविजन 40 की है, तो इस वक्त तकरीबन 38 के करीब वहाँ पे 4 स्टार जनरल सर्विंग है 4 स्टार जनरल है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो सेंटकॉम है उसका एक फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है, वो भी ज़ाहिर है यहाँ पे कतर के अंदर है। और वहाँ से अमेरिका ने अपने वहाँ से त्यारे हटा लिए हैं, वहाँ से जो पैरी बेड़े हैं उसको भी हटा लिया है, और वो पीछे
हट रहे हैं और हेडक्वार्टर जो है वो खाली हो रहा है। अब इसके 3 व्यूज़ हो सकते हैं। एक व्यू तो ये हो सकता है कि अमेरिका हो सकता है हमले की तैयारी कर रहा हो तो उसे ये खतरा हो कि रिटेलिएशन आ सकती है ईरान की तरफ से, और अगर होगी तो करीब तरीन जो पैरी बेड़े हैं, जो हेडक्वार्टर्स हैं, उनको हिट करेगा ईरान। तो एक इम्कान तो ये भी है कि जो 2 हफ्ते ट्रंप ने लिए हैं वो इन सारी जगहों पर रीलोकेशन के लिए कि रीएलोकेट किया जाए चीज़ों को, रीशेप किया जाए, ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि अमेरिका डर गया हो कि ये जंग अगर फैलती चली गई है तो हमें नुकसान होगा, हमारे ऊपर हमला हो सकता है, और खौफ की वजह से अमेरिका इस रीजन से निकल रहा। और थर्ड जो चीज़ ये है कि उन्हें खतरा हो कि आयतुल्लाह पे हमला ना हो जाए कहीं, क्योंकि अगर आयतुल्लाह पे हमला कर दिया इसराइल ने या अमेरिका की तरफ से हो गया तो या फ़र्दों के ऊपर हमला हो गया तो फिर आप ये समझें कि हिट लिस्ट पे होगा अमेरिकन एयरबेस भी, फिर ईरान बाज नहीं आएगा, फिर ईरान के पास जो जो मसाला है ना वो इसको इस्तेमाल करेगा। और इसके साथ साथ अगर ये खबर हम क्लब करें चाइना की, तो हो सकता है चाइनीज़ ने एयर डिफेंस सिस्टम जो है ना वो दे दिया हो ईरान को ताकि उसको डिफेंड किया जा सके, और हो सकता है एयर डिफेंस सिस्टम वो फ़र्दों के ऊपर लगा दें ताकि इसको बचाया जा सके किसी तरीके से, ये भी हो सकता है। और ये भी अनमुमकिन है कि कोई ऐसी मैकेनिज्म लाए गए हों कि मैक्सिमम फ़र्दों की जो इंस्टॉलेशन है उसको वाकई बचाया जा सके। वैसे तो यूरेनियम को आसूदा करने का जो प्लांट होता है उसको मूव नहीं किया जा सकता, लेकिन हो सकता है कोई ना कोई टेक्नोलॉजी नई डेवलप कर ली हो चाइना ने, क्योंकि चाइना जो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। अभी तक जो उसने किया है उसने हैरान ही किया हुआ। ठीक है, तो अब हो सकता है कि ये जंग है ये आगे फैल रही हो, और या फिर ये है कि ये 3 ही ऑप्शंस हो सकते हैं इस मूवमेंट के। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ भी है, इसमें फ़र्क ये देखो कि अगर अमेरिका हमला कर देता है फ़र्दों पे तो बस वो एक ही हमला होगा ना, हमला कर दिया, न्यूक्लियर साइट उड़ गई, चलो उड़ गई, उसके बाद अमेरिका के पास क्या जवाब होगा फिर ईरान से लड़ने का, तो जंग तो खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या ईरान भी अपनी तरफ से जंग खत्म करेगा? फिर ईरान की साइड से तो खत्म नहीं होगी, ईरान की तरफ से नहीं, फिर ईरान मुझे लगता है कि फिर उसके बाद एटम बम बना के रहेगा। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब जवाब खत्म हो जाएगा अटैक के बाद, फिर उसके बाद अमेरिका स्टैंड कहाँ करेगा? थोड़ा सा मजीद इसमें कुछ डिटेल्स आपको मैं बता देता हूँ कि अभी 8190 जो इजरायली हैं वो एक फिगर्स आई हैं, इसराइल की तरफ से भी आई, ईरान की तरफ से आई। ईरान के जो शहीद लोग हैं वो 639 हैं, ये लोग शहीद हो गए, और 1300 जख्मी हुए हैं ईरान के, और जो इसराइल की तरफ से 8190 लोग उनके डिस्प्लेस हुए हैं, उनके घर तबाह हो गए, यानी कि तकरीबन 8000 से ज़्यादा लोगों के घर तबाह हो गए हैं, वो बिल्कुल बेघर हो गए हैं, रीलोकेट हो रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ 30,000 क्लेम्स उन्होंने जमा करवाए हैं, किसी की प्रॉपर्टी चली गई होगी, किसी की दीवार गिर गई होगी, किसी की गाड़ी ख़त्म हो गई होगी, किसी का दफ्तर जो इंश्योरेंस क्लेम्स है। ठीक है, और ये जो इंश्योरेंस क्लेम है वो 30,000 है, और ये बहुत बड़ी फिगर है। 30,000 इंश्योरेंस क्लेम का मतलब ये होता है कि इंश्योरेंस कंपनीज डिफॉल्ट कर जाएंगी सारे। ठीक है, और इसके साथ 25 लोग उनके हलाक हुए हैं, और तकरीबन जो है ना 1000 के करीब लोग उनके ज़ख्मी हैं वहाँ पे इसराइल के अंदर, और इस साइड पे 1300 ज़ख्मी हैं और 639 जो है ना वो ईरान के शहीद हैं। और ये फिगर्स आ गई दोनों मुल्कों की तरफ से। तो ईरान का नुकसान तो है, लेकिन इसराइल का नुकसान भी कम नहीं है, ध्यान में रखें। वो तो एक आदमी मर जाए तो पूरा मुल्क रोना शुरू कर देता। जी जो साहब बिल्कुल। और नाज़रीन एक आपको दिलचस्प सूरत हाल बताते जाएं, सब हालात ये हैं कि ईरान के पास मिसाइल ज़्यादा हैं और उनके पास इंटरसेप्टर कम है, तबाह करने के लिए कम बचे हैं, मिसाइल उनके पास अभी तक बहुत ज़्यादा है, और यही फिक्र खाई जा रही है इसराइल को। अब आखिरी टॉपिक हमारा जी, इंडिया पागल हो गया लग गई है जी चिता को आग उसके, मोदी साहब जिंदा जली जा रहे हैं, ये पूरी स्टोरी क्या है ये आपको बताते हैं डिटेल्स। अब वो पाकिस्तान का जो एजाज़ है ना कि जनरल आसिम मुनीर साहब की जिस तरह स्वागत किया गया, जिस तरह उनकी इज्जत अफजाई की गई, जिस तरह पाकिस्तान की इज्जत अफजाई की गई, जिस तरह उनको लंच दिया गया, वो इंडिया को हजम नहीं हो रहा और उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। इंडिया से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मुसलसल के पाकिस्तान ने अमेरिका को एयर बेस देने का फैसला कर लिया है, और अब ग्राउंड ट्रूप्स के लिए जगह भी दी जाएगी और एयर बेसिस भी दिए जाएंगे अमेरिका को, और पाकिस्तान एग्री करके आ गया। और इस खबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूट्यूबर्स जो उसको उठा रहे हैं कि देखें जी, ये देखें जी, पाकिस्तान बेच दिया जनरल आसिम मुनीर ने, और ये क्या किया जा रहा है, और ये एयर बेस दिए जा रहे हैं। ये बेसिकली इंडियन प्रोपेगेंडा है, और उसका जो शख्साना है वो सारे का सारा जा रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेब में, उनकी झोली में कि आप इंडियन प्रोपेगेंडा को यार उठा के फैलाई जा रहे हो। मुझे खुद लोग व्हाट्सएप कर रहे हैं वो क्लिप उठा के देखें जी ये तो फैसला हो गया, और मैंने कहा कहाँ फैसला हो गया यार, अभी तो जनरल आसिम मुनीर वापस भी नहीं आए फील्ड मार्शल, वो तो अभी वहीं पे सारे, कहाँ से, अभी जरूरत भी नहीं है यार, वो अभी खुद देखें कि वो कतर से अपना रिमूव कर रहे हैं। वही बात एग्जैक्टली साहब कि उनके पास दर्जनों एयर बेसेस इर्द गिर्द मौजूद हैं, उन्हें जरूरत ही नहीं है पाकिस्तान की, और ये कोई ऐसे गधे हैं, ये हमारी साइड वाली, मैं सीधे कहूंगा ये कोई ऐसे गधे हैं ये कि ये उस प्रोपेगेंडे को फैला रहे हैं जो इंडिया जिसे फैलाना चाह रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो बहरहाल जी माजरत खां, आप क्या कह सकते हैं, सख्त अल्फाज यूज करने पड़ते हैं, लेकिन आप पीटीआई हो या कोई भी हो, अगर आपकी हरकतें एंटी पाकिस्तान होंगी तो आपको जवाब दौरा हजम नहीं हो रहा वैसे जनरल आसिम मुनीर साहब, और जनरल आसिम मुनीर साहब कमाल भी करते जा रहे हैं। आप देखिए थिंक टैंक के साथ बात करना शुरू की उन्होंने, फिर वहाँ पे जो इंटरनेशनल मीडिया है उसके साथ बात करनी शुरू की हुई है उन्होंने, पाकिस्तानियों से वहाँ पे बात करनी शुरू की है। हर जगह पे जब उनकी तकरीर होती है तो उनको वहाँ पे मीडिया बड़ी कवरेज देता है, और लोग बड़े मुतासर हो रहे हैं कि बड़ा एग्रेसिव जनरल है और बड़ा
मदल्लल जनरल है, दलील के साथ बात करता है और कमज़ोर आवाज़ नहीं है इसकी, और सेंसिबल आदमी है। और ये सारी चीज़ें जो है, इवन डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मैं उनके साथ मुलाकात हुई। इससे आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जनरल आसिम मनीर तो फतूहात वहाँ पे करते चले जा रहे हैं, और इस साइड पे पिस्सू पड़े हुए हैं नरेंद्र मोदी को, और इंडियन मीडिया बहुत ही परेशान है इस बात पे। अच्छा, एक चीज़ और डिस्कस करनी थी कि जो ईरान ने 18वां हमला किया इसराइल के ऊपर, तल अबीब के अंदर हमला हुआ, हैफा के अंदर हमला हुआ, फिर बिल सभी एक जगह है उनका शहर है, उसके ऊपर हमला हुआ। फिर साथ साथ ईरानी सदर ने कह दिया कि अगर ये इसराइल के हमले ना रुके तो हम मुसलसल हमले करेंगे और ऐसे ऐसे हमले करेंगे, लग पता जाएगा आपको। तो ईरान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। फिर एक खबर इसराइल ने उड़ा दी थी कि जो उनके सुप्रीम कमांडर हैं आयतुल्ला खामनाई, उनके जो मुशीर आला हैं अली शिमखानी, वो शहीद हो गए थे, जबकि वो इसमें कोई शक नहीं ज़ख्मी हुए, लेकिन वो बिल्कुल हयात हैं, ठीक हैं। तो वो उन्होंने तदीद कर दी कि जनाब किस किस्म की खबरें छुपाई जा रहे हैं, किस किस्म की खबरें आप दे रहे हैं, ऐसा कोई मसला ही नहीं है, हम खैरियत से हैं। अब अल्लाह खैर करे, आज का दिन भी खैरियत से गुजर जाए, लेकिन ज़रा थोड़ा सा हालात मुश्किल होते चले जा रहे हैं। ठीक है नाज़रीन, आपने आज का व्लॉग देखा, यकीनन इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।